हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, एडीओ परीक्षा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में आज हम लोग ज्योग्राफी के जो है वो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। बताइए किसे सागर माथा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं और ये चोटी कहाँ पर है, नेपाल में है। आगे देखिए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। आगे देखिए गॉडविन ऑस्टिन क्या है। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो एक शिखर है। देखिए मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि मैम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हैं। हम लोगों को आज जल्दी जल्दी पढ़ना होगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं, प्लस ये हम लोगों का फाइनल रिवीजन है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशन की ओर नहीं जाऊँगी। वो जब हम लोग मेंस की क्लास लेंगे उसमें हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों के पास टाइम कम है। देखिए केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है और ये जम्मू कश्मीर के कराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। आगे देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो K2 है, K2 उसे क्या बोलते हैं, सबसे ऊंची चोटी है वो भारत की, और उसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी भी है। आगे देखिए कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। तो याद रखिएगा अरावली जो है वो हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। कुनलुन है, हिंदू कुश है, कराकोरम है, लेकिन अरावली नहीं है। आगे देखिए बृहदतर या फिर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि जो ग्रेटर हिमालय है उसका दूसरा नाम है हिमाद्री। आगे देखिए नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न हिमालय में। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है वो पूछ लेता है। महाभारत पर्वतमालाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, निम्न हिमालय में। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट यहाँ पे, ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे। जैसे देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं, ये बात हम लोगों को पता है और ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। फिर देखिए पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। आगे देखिए लिखा है यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कौन, किसके बारे में बात हो रही है, पश्चिमी घाट के बारे में बात हो रही है। ताप्ती नदी मान लीजिए यहाँ पर है, ताप्ती नदी से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी, जो कि यहाँ दक्षिणतम छोर है, ठीक है। यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। आगे देखिए फिर क्या लिखा है कि पश्चिमी घाट को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। देखिए उत्तरी सह्याद्री जो है वो ताप्ती नदी से शुरू होकर मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक, मध्य सह्याद्री जो है वो मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल से लेकर पाल घाट दर्रे के बीच, तथा दक्षिण सह्याद्री जो है वो पाल घाट दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसको याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखिए फर्स्ट क्या लिखा है कि महादेव पहाड़ियाँ जो है वो मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो यहाँ पे लिखा है महादेव पहाड़ियाँ जो है वो कर्नाटक पठार का हिस्सा, तो ये गलत है क्योंकि आप लोगों को पता होगा महादेव पहाड़ियाँ जो है वो मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में, और मैकाल जो है वो बेसिकली कहाँ है, मध्य भारत में है। फिर देखिए छोटा नागपुर का पठार आपका यहाँ पड़ेगा और यहाँ पर बोल रहा है कि महादेव पहाड़ियाँ जो है वो छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, यानी फिर उसका स्थिति मैकाल पहाड़ी का कहाँ है, यहाँ होगा, जो कि गलत है क्योंकि ये मध्य भारत में है। तो वैसे भी छोटा नागपुर पठार के अगर पश्चिम भी लिखा होता तो ये स्टेटमेंट एक बार सही होता। फिर है महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो नहीं है, इस साइड पे नहीं है, याद रखिएगा ये इस साइड नहीं है, ये मध्य भारत में है। आगे देखिए भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये हो जाएगा लद्दाख पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्या लिखा है कि भारत में जो सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख का पठार है और यह वस्तुतः तिब्बत पठार का एक भाग है। आपको पता होना चाहिए कि जो तिब्बत पठार है उसके पश्चिमोत्तरी भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला एक चांगतंग इलाका है जो कि भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैला हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि जब कोई दिल्ली से लद्दाख जाता है तो वास्तव में वो पूरी हिमालय श्रृंखला को पार करके तिब्बत के पठार तक पहुंच जाता है।
आगे देखिए प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी भी अंतराल यानी गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे दर्रा कहते हैं। आगे देखिए प्रायद्वीपीय भाग में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा अन्नाईमुड़ी जो है, अन्नाईमुड़ी वो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। ठीक है, देखिए अन्नाईमुड़ी के बाद कौन सा है? अन्नाईमुड़ी के बाद हो जाएगा डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है वो दूसरी ऐसी चोटी है जिसकी ऊंचाई क्या है? सबसे ज्यादा है। आगे देखिए अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट में स्थित है। आगे देखिए निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंगा पर्वत। कौन सा हो जाएगा? नंगा पर्वत। ऑप्शंस में दिए गए यहाँ पर सभी बेसिकली जो शिखर है और जिसकी ऊंचाई, आइए एक बार देख लेते हैं। नंगा पर्वत की ऊंचाई जो है वो 8,125 मीटर है और नंदा देवी का है 7,824, कामेट का है 7,756 और कुनलून का है 7,167 मीटर। आगे देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो याद रखिएगा कि इनमें से भारत में पीर पंजाल जो है वो स्थित है। याद रखिएगा कि अराकान योमा जो है वो म्यांमार में स्थित है, साल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और सुलेमान श्रेणी जो है वो भी पाकिस्तान में स्थित है। तो सुलेमान हो गया और साल्ट रेंज दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। अराकान योमा कहाँ है? म्यांमार में है। आगे देखिए किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो याद रखिएगा पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। आगे देखिए लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मणिपुर। आगे देखिए लोकटक है, लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। ऑप्शन नंबर बी लोकटक एक झील है। लोनार झील कहाँ स्थित है? बताइए लोनार झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये है गोविंद सागर झील। ऑप्शन नंबर बी गोविंद सागर। आगे देखिए नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? बताइए किस नदी के मार्ग में शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है? तो याद रखिएगा कावेरी नदी। आप लोगों को पता होगा कि जो कावेरी नदी है बेसिकली वह कहाँ से निकलती है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। और याद रखना है आप लोगों को कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। आगे देखिए शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? मैंने पहले बताया है कावेरी। फिर है बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? तो याद रखिए बलतोड़ा ग्लेशियर जो है वो कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। आगे देखिए कि जो कराकोरम पर्वतमाला है वहां पर बलतोड़ा हिमनद तो है ही, साथ ही बहुत से अन्य हिमनद भी हैं जैसे कि बियाफो हिमनद, सियाचिन, गॉडविन ऑस्टिन, हिस्पार इत्यादि। कई बार हिस्पार भी जो है वो PYQ में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक। अब देखिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दिए गए में से सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है? जोग प्रपात। जोग प्रपात कहाँ है बताइए? जोग प्रपात का एक दूसरा नाम है गरसोप्पा प्रपात। क्या है? गरसोप्पा प्रपात है। यह जो है ये भी कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में है। और अगर पूछ लिया गया कि जोग प्रपात जो है वो किस नदी पर है? तो याद रखिएगा शरावती नदी पर। किस पर है? शरावती नदी पर है। इसमें देखिए सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात इसमें से कौन है? तो यही गरसोप्पा जिसे मैंने अभी बताया था, जोग जलप्रपात, जो कि किस पर था? शरावती नदी पर। और कौन सा स्टेट में था? बिल्कुल करेक्ट, कर्नाटक। आगे वन लाइनर कुछ फैक्ट है देखिए काली मिट्टी
और किस नाम से जानी जाती है? आप लोगों को बता दूँ कि जो काली मिट्टी है वो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है और आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये बात पता भी होगी। आगे देखिए, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए, लाल मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? याद रखिएगा कि जो लाल मिट्टी है वो दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। दोआब का क्या अर्थ होता है? दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, उसे क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं। आगे देखिए, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। याद रखिएगा, अम्लीय, यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी है वो बेसिकली प्रकृति में अम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण है आप लोगों को पता होगा कि भारी वर्षा के कारण जब मान लीजिए निच्छालन प्रक्रिया होती है उसके फलस्वरूप होता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शुष्क मौसम में यह मिट्टी जो है वो सूख जाती है और इसका जो स्वरूप है वो क्या हो जाता है? चट्टानी हो जाता है। इस मिट्टी का विस्तार जो है वो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में है और यह मिट्टी पूर्वी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों, राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिणी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों, मेघालय और झारखंड के संथाल परगना जिलों में मिलती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? याद रखिएगा, केरल और महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, पर्वतीय स्लोपों यानी हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई। क्या हो जाएगा? समोच्च रेखीय जुताई। देखिए, समोच्च रेखीय जुताई क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जो पर्वतीय ढलान होते हैं वहां पर मृदा अपरदन के ढाल को अगर काट कर एक सीढ़ीनुमा खेत जब बना दी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसे सीढ़ी सीढ़ी टाइप से ऐसे ऐसे खेत बना दिया जाता है पहाड़ को काट कर, तो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको? समोच्च रेखीय जुताई। फिर देखिए लिखा है सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, परंतु समोच्च रेखीय विधि जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। इससे क्या नहीं होता है? इससे मिट्टी का अपरदन जो है वो कम होता है। आगे देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो याद रखिएगा कि भारत में उत्तरी मैदानों की जो मृदा है वो कैसी बनी है? तलोचन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो याद रखिएगा, काली लावा मिट्टी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? ये हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर सी, चावल। आगे देखिए, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है कल्लर। ऑप्शन नंबर सी, कल्लर। आगे देखिए, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? आप लोगों को पता होना चाहिए, पेट्रोलॉजी जो है वो चट्टानों का अध्ययन है। और पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? चट्टानों की उत्पत्ति, उसका संगठन, उसके वितरण, संरचना का अध्ययन इत्यादि करते हैं। आगे देखिए, मृदा की लवणता मापी जाती है, तो याद रखिएगा कि जो मृदा की लवणता है वो मापी जाती है किससे? चालकता से मापी जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि साइक्रोमीटर जो है वो एक प्रकार का आर्द्रता मापी है। क्या है? एक प्रकार का आर्द्रता मापी है। आगे देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। फिर उसके बाद देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? क्यों होती है? बताइए, पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा इसलिए होती है क्योंकि पश्चिमी घाट हवा को रोक लेती है। पश्चिमी घाट हवा को रोक लेती है जिससे वहां पर क्या होता है? भारी मात्रा में बारिश होती है। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखिए, पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू एवं मैंगो शावर में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। फिर आगे देखिए, भारत के भूभाग के कितने % भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा 35%।
आगे देखिए भारत का सबसे सूखा भाग कौन-सा है? तो भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान। आगे देखिए भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। फिर आगे देखिए भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो याद रखिए महासागरीय धाराएँ। ऑप्शन नंबर बी महासागरीय धाराओं का जो है वो भारत की जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो पश्चिमोत्तर भारत जो है वहां पर क्या रहता है? निम्नतम दाब रहता है। आगे देखिए लिखा है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो किसके कारण आकर्षित होती है? उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब होने के कारण। आगे देखिए अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, ये हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए एक तरफ वन की प्रकृति है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, तो किससे मैच होगा? ये है शिलोंग में। फिर उसके बाद है मानसूनी वन। मानसूनी वन कहाँ है? शिवालिक में। फिर उसके बाद है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण कहाँ है? नीलगिरी में। मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए वायुमंडल में प्रायः जो गर्मी है वो कहाँ से आती है? तो याद रखिए विकिरण के माध्यम से। देखिए सीजीपीसीएस में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी के द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए पृथ्वी है, तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर जो सूर्य का जो ताप आता है, ठीक है, सूर्य की जो विकिरण आती है वो लघु तरंगों के रूप में आती है, जैसे बोलते हैं शॉर्ट वेव। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद विकिरण बेसिकली विकिरण पिंड के रूप में बन जाती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और वायुमंडल में फिर क्या करती है? दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि यही ऊर्जा जो है वो वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस जो प्रक्रिया है उसको पार्थिव विकिरण कहा जाता है। वायुमंडल को किसने गर्म किया? पृथ्वी के ताप ने गर्म किया ना, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिए? पार्थिव विकिरण। फिर देखिए दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा शोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल जो है वो पार्थिव विकिरण के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य के ताप से। फिर देखिए चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? क्योंकि मानसून जो है वो कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। फिर हो जाएगा चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। फिर है वे अब तट पवने हैं। ये तीनों ही जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए लिखा है दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो अवधि है उसके दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि यह वृष्टि छाया का क्षेत्र है, यानी वह क्षेत्र जहां वृष्टि क्या होती है? कम मात्रा में होती है। आगे देखिए गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्रासमान प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो याद रखिए मासिन राम जो है वो सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, जो कि कहाँ है बताइए? ये है मेघालय में। आगे देखिए वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कश्मीर का जो लेह है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 सेंटीमीटर से वहाँ पर जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है? कम होता है। आगे देखिए भारत में धान के प्रदेश खालिस्तान सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है, तो याद रखिए कि धान के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होता है। फिर आगे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी, याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो ये है कावेरी।
फिर देखिए भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन-सी नदी जो है वो देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? ये हो जाएगा गोदावरी। फिर है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से जो है वो गंगा बनती है, तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। आगे देखिए दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। फिर देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये हो जाएगा गोदावरी। फिर देखिए गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में कौन सा क्षेत्र है जो कि जल क्षेत्र को पृथक करता है? ये हो जाएगा अंबाला। फिर आगे देखिए पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल जो है वो कहाँ से आता है? ये हो जाएगा सतलुज नदी। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना जो पानी है वो किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो याद रखिए सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने का जो बना पानी है वो किसका स्रोत है? नुब्रा। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है? तो ये हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। आगे देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? याद रखिए ताप्ती नदी। फिर देखिए दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? मैंने बताया दो नदियों के बीच की जो भूमि है वो क्या कहलाती है? दोआब कहलाती है। आगे देखिए भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? ये हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। आगे देखिए भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम सबको पता है गोदावरी जो है वो सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर नाम के स्थान से निकलती है। आगे देखिए भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी को जो है वो दक्षिण गंगा कहा जाता है। फिर देखिए नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।